हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उन दो स्टॉक्स पर चर्चा करने वाला हूं जो काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि इन दो स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल करने का टाइम आ गया है। इनमें पहला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स, जिस पर कई बड़े दिग्गज दांव लगा रहे हैं और उनका मानना है कि आने वाला समय इस स्टॉक के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जबकि दूसरा जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल, जिसके बारे में कई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और इस पर भी कई ब्रोकर्स हायर टारगेट दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन दो स्टॉक्स में क्यों बुलिश मोमेंटम आने वाला है और क्यों इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना एक अच्छा मूव माना जा सकता है। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुँच सके। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टॉक देखेंगे वो है टाटा मोटर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टाटा मोटर्स का करंट प्राइस, लास्ट कुछ महीनों का ट्रेंड और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो अभी जो टाटा मोटर्स की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 328 रुपीज़। ये आपको 1 मार्च का प्राइस दिख रहा है 328 रुपीज़, जबकि इसका जो 52 वीक का जो हाई है वो है 341.90, जबकि 52 वीक का जो लो है वो है 63.50। अगर आप कल का ही अगर 1 मार्च का आप देखोगे जो हाई बनाया है इन्होंने 331 बनाया है, तो करीब करीब ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही अभी फ़िलहाल जो है ट्रेंड कर रही है। अगर हम इसका पिछले 3 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो वो आप देखोगे पिछले 3 महीनों में इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। देखिए आप, ये दिसंबर 21 का यहाँ पर दिख रहा है आपको 164 के आसपास ये ट्रेंड कर रही थी ये दिसंबर 21 में, और वहाँ से मतलब ये अभी मुश्किल से हाई कुछ 2.5 महीने ही हुए हैं एंड विद इन 2.5 मंथ ऑलमोस्ट ये डबल हो चुकी है, 164 के जस्ट डबल हो चुकी है। आप देखिए तो पिछले 2.5 महीनों में काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। अगर मैं आपको इसका पिछले कुछ महीनों और सालों का भी ट्रेंड दिखाऊं तो एक समझ में आएगा कि कैसा ट्रेंड दिख रहा है इसका। अगर आप देखोगे तो 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया बहुत ही ख़राब दिया है, 4.11% यहाँ पर दिख रही है। अगर 5 साल का अगर मैं कंपेयर करूँ, 3 साल में अगर देखें तो -11.45%। बट जो इसमें जो स्टोरी स्टार्ट हुई है वो है पिछले साल से, यानी अगर आप 1 साल से देखोगे तो फर्स्ट 1 साल का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है 154%, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिख रहा है पिछले 1 साल में। अगर आप पिछले 3 महीने का भी देखोगे तो 82.64%, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है। अगर 3 महीने का देखें, 1 महीने का भी देखें तो 17.42% एंड 1 वीक का 7.82। तो आप देख रहे हैं कि ये पिछले 1 महीने या उससे आप बोल लो कि पिछले जो 3 महीने में जो इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है एंड ये जो रैली है अभी इस स्टॉक में वो आगे भी देखने को मिलेगी। वो मैं बताऊंगा क्यों ये बुलिश मोमेंटम होने वाला है इस स्टॉक में, तो आपको समझ में आएगा। अब इसका हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि इसमें क्या वॉल्यूम ट्रेड कैसी हो रही है। तो अगर आप देखो तो वॉल्यूम जो इसमें ट्रेड हो रही है वो करीब करीब आप देखो, अगर पिछले 1 महीने का देखें तो 10.53 करोड़ का जो है वॉल्यूम ट्रेड हुई है। पिछले 1 वीक में देखें 1.60 करोड़। अगर कल का देखें यानी कि 1 दिन पहले का देखें तो 9.68 करोड़। तो जहाँ तक वॉल्यूम की एनालिसिस की बात हो रही है ट्रेड की तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट डिलीवरी जो है वो काफ़ी कम दिख रहा है इसमें 12.04%। तो आप इसकी डिलीवरी देखोगे तो ओनली 12 to 13% ही हो रही, तो वो ये जो है वो एक चिंता का विषय है। अब हम थोड़ा इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। सो अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें लास्ट क्वार्टर का दिसंबर 2020, सुपर बोलूँगा ये जो परफॉर्मेंस इसने दिया है। आप देखो ये दिसंबर 20 में जो इसने टोटल इनकम इनकी आई है वो 76,365 करोड़ है एंड जबकि पिछले क्वार्टर में 54,163 करोड़ थी। सो यहाँ से ये करीब करीब 40% का जंप इन्होंने मारा है पिछले क्वार्टर में। अगर आप YOY देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। YOY देखोगे तो 72 करोड़ की जगह 76 करोड़, तो ओनली हार्डली कुछ 4,000 करोड़ के आसपास जंप दिख रही है। बट अगर आप यही आप प्रॉफिट में देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो देखो क्या ज़बरदस्त दिखा है, इन्होंने क्या प्रॉफिट बनाया है। करीब करीब 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये निगेटिव में थे -314 करोड़ एंड दिसंबर 2020 यानी थर्ड क्वार्टर में करीब करीब 3,000 का प्रॉफिट इसने बनाया है। अगर आप YOY भी कंपेयर करोगे तो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,738 एंड ये साल 2,906, तो काफ़ी अच्छा जो प्रॉफिट इनकी दिख रही है बहुत ही अच्छा दिख रही है। आप इनका EBIT मार्जिन भी देख लीजिए, ये क्वार्टर का 8.24, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 3.81 पहुंच गई है, जो कि
निगेटिव में था। आप देखिए पिछले 3 क्वार्टर से ये निगेटिव में ही चल रही थी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो निगेटिव में चल रही थी, एंड ये क्वार्टर में काफ़ी अच्छा इन्होंने दिखाया है प्रॉफिट मार्जिन। एंड ईपीएस भी देखिए 8.07 हो गए, जो कि ये भी निगेटिव में चल रही थी। तो ये एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, इनका फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ये अगर मैं बात करूं Q3 की, अब देख लेते हैं कि आखिर क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें बुलिश मोमेंटम होने वाला है। तो हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे कि क्या ऐसा पॉइंट है जिसके कारण इसको लोग मान रहे हैं कि काफ़ी इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। पहला जो दिख रहा है वो कि इकोनॉमी जो है अब रिकवर कर रही है। हमने देखा है कि पिछले क्वार्टर का रिजल्ट इनफैक्ट ये सजेस्ट भी कर रहा है कि इकोनॉमी रिकवर हुई तभी इनमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। लास्ट जो ईयर था ऑटो स्टॉक के लिए बहुत ही ख़राब साल रहा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में देखिए जब लॉकडाउन स्टार्ट हुई थी तो इनफैक्ट 2-3 महीने तो बिल्कुल ही सेल्स बंद ही हो गई थी, नील ही हो गई थी, कोई एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही थी, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बिल्कुल ही नील के बराबर था। जो इनमें रिकवर स्टार्ट हुई है वो जुलाई के बाद स्टार्ट हुई है, एंड काफ़ी अच्छा रहा इनका 3rd क्वार्टर जो रहा बहुत ही अच्छा रहा। तो इकोनॉमी जब रिकवर हो रही है तो लोगों का कंजम्पशन भी स्टार्ट हो रहा है। लोग अब काफ़ी सारे व्हीकल खरीद भी रहे हैं, बिकॉज एक तो कोविड-19 के कारण जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो व्हीकल भी खरीदना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो ये जो टॉप प्लेयर हैं ऑटो सेक्टर में, उनमें भी काफ़ी सेल्स ग्रो होगा, जो आगे देखने को मिलेगा भी। दूसरा जो पॉइंट है वो दिख रहा है जो अभी जस्ट मैंने बताया कि पैसेंजर कार जो इनका जो सेल है Q3 का वो बेस्ट एवर सेल हुआ है पिछले 9 साल का। मतलब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो पिछले 9 साल का बेस्ट एवर सेल हुआ है पैसेंजर कार जो इनके हैं। तो जिसके कारण इनके सेल्स में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है इनके रेवेन्यू में। थर्ड, अगर ट्रैक्टर सेल्स की बात करें, हम जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इनकम है। अभी भी यहाँ 60 to 65% जो इनकम आती है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही आती है। एंड ट्रैक्टर, उसमें अगर एग्रीकल्चर की बात आई तो ट्रैक्टर, बिकॉज अगर हम खेत को जोतते हैं तो उसमें ट्रैक्टर का काफ़ी यूज़ होता है। तो ट्रैक्टर का सेल्स भी जो दिखने में आया है वो बढ़ रहा है। फोर्थ जो है मुझे कमर्शियल व्हीकल भी, जो खासकर जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है, जो टाटा 407 जिसको हम बोलते हैं, उन लोगों वैसे जो व्हीकल हैं उनका सेल्स भी पिछले क्वार्टर में काफ़ी बढ़ गया है और आगे भी पिक कर रहा है। देख रहा है फरवरी में भी काफ़ी अच्छा सेल्स हुई है। कमर्शियल व्हीकल की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें या पैसेंजर कार की बात करें तो फरवरी मंथ में भी काफ़ी अच्छा सेल्स देखने को मिला है। और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होगी इनमें भी ग्रोथ और देखने को मिलेगा। फिफ्थ, जो अभी नई स्क्रैपेज पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट, जिसमें जो पैसेंजर कार है वो अगर 20 साल से ज़्यादा है तो आपको स्क्रैप में डालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इनफैक्ट। एंड जो आपकी कमर्शियल व्हीकल है अगर वो 15 साल से ज़्यादा हो गई है तो उसको भी स्क्रैप में डालना पड़ेगा, उसको भी नए खरीदना पड़ेगा, उसको बेच कर, मतलब उसको स्क्रैप करके बेच के कोई खरीदेगा तो नहीं स्क्रैपेज में जाएगी। तो जिसके कारण जो यूज़ कर रहे हैं अब लोग, अगर कंज्यूम कर रहे हैं लोग, अगर कार में जा रहे हैं तो वो खरीदेंगे। अगर कोई कमर्शियल व्हीकल अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको ख़रीदना ही पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जो अभी पॉलिसी आएगी उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है। ये इनफैक्ट मुझे लग रहा है अगले एक हफ्ते में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है मिस्टर नितिन गडकरी, वो अनाउंस भी कर देंगे क्या डील कैसे रहेगी स्क्रैप, बिकॉज स्क्रैपेज में जाएगी तो क्या उनको बेनिफिट देने वाली है गवर्नमेंट, वो भी डिस्क्लोज हो जाएगी अगले एक वीक में। तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण जो फ़ायदा मिलेगा, जो बड़े बड़े जो ऑटो स्टॉक्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। एंड टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ी ऑटो सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है और इनका पेनिट्रेशन काफ़ी है ऑटो सेगमेंट में, तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है इस कंपनी को। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अभी जो आने वाला फ्यूचर होने वाला है, अगर बात करूँ कार की, व्हीकल की, तो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट बहुत बड़ा फ्यूचर आने वाला अगला 10 साल जो रहेगा। इनफैक्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने पॉलिसी उस ओर मूव कर दी है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना स्टार्ट करें। तो आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक कार का है। तो अगर इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो इसमें जो लीडिंग प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग प्लेयर इन इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट इज टाटा मोटर्स। तो इसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इस कंपनी को। इनफैक्ट अगर आप बात करें बड़े दिग्गज की, जैसे राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने भी बोला है कि उनका भी ऑलरेडी
इस स्टॉक में उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने भी बोला है कि इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में ये कंपनी बहुत बड़ी प्लेयर साबित होने वाली है। तो ये अगर फ्यूचर की बात करें तो ये मुझे लगता है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक को लोगों को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करके रखना चाहिए। एंड सबसे बड़ा पॉइंट जो Q3 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है ये कंपनी का, ये स्टॉक का, जो मैंने आपको दिखाया कि करीब करीब 3,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है इन्होंने, जो कि पिछले क्वार्टर में माइनस में थी। तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के प्राइस पे, एंड आने वाले दिनों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये सब जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख रहे हैं और टाटा मोटर्स के बारे में, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनको आप देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। क्योंकि एक तो इसमें जो तुरंत का भी जो मतलब अभी जो तुरंत का जो गेन होने वाला है वो तो दिख ही रहा है, क्वार्टर का परफॉर्मेंस हो रहा है, बेस्ट कार सेल्स हो रही है। बट फ्यूचर का भी आप देखोगे तो स्क्रैपेज पॉलिसी की बेनिफिट मिलने वाली है, इलेक्ट्रिक कार की बेनिफिट मिलने वाली है। तो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ऐसा लगता है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे। सो जो दूसरा स्टॉक है भारती एयरटेल लिमिटेड, इसका अगर देखें तो इसकी जो प्राइस चल रही है 532 पे चल रही है, एंड इसका 52 वीक अगर हाई देखोगे तो आप 623 है एंड लो है 361। अब देखो ये कल 1 मार्च को 559 इसने हाई बनाया था, बट ये कल एक्चुअली ये क्यों गिरी, 24 रुपीज़ यहाँ पर दिख रहा है ये कि गिर गई है, 4.33% की गिरावट आई, बिकॉज इसमें एक कंपनी इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजी प्राइवेट लिमिटेड ने करीब करीब 3.7 करोड़ जो शेयर्स हैं वो करीब 556 रुपीज़ में उन्होंने कल सेल किया, जिसके कारण उसके बाद ये इसमें गिरावट देखने को आई। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, ऐसी न्यूज़ तो आती ही रहती है, ऐसे तो स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे स्टॉक होते ही रहते हैं एंड सेल एंड बाई होती ही रहती है। बट अगर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। एंड अगर उसके बारे में अच्छा सेंटीमेंट अगर देखने को मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो बिल्कुल अभी हमें घबराना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये नीचे आई है तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर नीचे लगा रहता है। अगर मैं आपको इसका पिछले 6 महीने का अगर मैं दिखाऊँ चार्ट पैटर्न, तो ये आप देखिए, ये अक्टूबर 19 का दिख रहा है, वहाँ पे जब ये करीब करीब 400 के आसपास चल रही थी। सो वहाँ से आपको ये करीब करीब 532 यानी 132 रुपीज़ के आसपास गेन होता दिख रहा है पिछले 6 महीने में। बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे बट बहुत कम भी इसको नहीं बोला जा सकता, बिकॉज अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है, करीब करीब 30% के लगभग अगर आपको गेन देखने को मिल रहा है 6 महीने में, तो अच्छा ही कहा जा सकता है। बट आगे क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, उसके पहले मैं हिस्टोरिकल भी इसका आपको दिखा देता हूँ कि इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, जो कि बहुत अच्छा दिख नहीं रहा। अगर हिस्टोरिकल देखेंगे पिछले 5 साल का, तो ओनली 65-66% का इसका प्रॉफिट दिख रहा है, इन्होंने पैसे बना कर दिए हैं। अगर 3 साल में देखें तो 24%, एंड 1 साल में तो देखिए क्या ही है 1.66% 3 महीने में। तो अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली इसमें जो है, इसमें अच्छा नहीं बोला जाएगा ग्रोथ, बट ये फ्यूचर जो अभी इसका आने वाला है, आने वाले जो समय है वो क्यों अच्छा होने वाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे हमें पास्ट में ट्रेंड नहीं दिखना है कि पास्ट में कैसा किया, फ्यूचर इसका क्या होने वाला है उस पर ध्यान देना है। इसका भी अगर वॉल्यूम एनालिसिस करें तो इसमें भी आप देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। पिछले 1 महीने में 3.28 करोड़ की हुई है, पिछले 1 वीक में 6.10 करोड़, एंड उसके 1 दिन पहले देखिए 19.63 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है। कितनी बड़ी ट्रेडिंग हुई है। एंड कल भी यानी कि 1 मार्च को भी 5.66 करोड़ की वॉल्यूम की ट्रेडिंग हुई है। बट इसमें डिलीवरी देखिए तो इसमें डिलीवरी अच्छा दिख रहा है, ये देखिए इसमें 46.5%, तो इसकी डिलीवरी अच्छी है। तो डिलीवरी अच्छी है तो ये अच्छी बात कही जा सकती है कि डिलीवरी भी हो रही है। अब इसका भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो इसका भी अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छा इसमें दिख रहा है अगर पैट की बात करें। बट पहले हम टोटल इनकम देख लेते हैं। सो टोटल इनकम 25,933 यानी कि 26,000 करोड़ के आसपास ही है, एंड जो दिसंबर 20 की रही वो 26,567। तो टोटल इनकम ग्रोथ तो ओनली 2.44% रही है। हालांकि अगर कंपेयर करें YOY पिछले क्वार्टर से, तो करीब करीब 4,000 करोड़ की ग्रोथ दिख रही है, यानी 4,000 करोड़ यानी 20% के लगभग की ग्रोथ दिख रही है। बट अगर पैट की बात करें तो पैट देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है इनका, जो पिछले क्वार्टर में माइनस में थी, -763 करोड़, ये क्वार्टर में 853 करोड़।
यही आप अगर वाई वाई भी देख लो, पिछले साल के क्वार्टर से आप कंपेयर करो तो पिछले साल भी निगेटिव में थी, मतलब लॉस में थी कंपनी, -1035 करोड़। तो ये साल जो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इनका भी नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 3.21% है, जबकि ये पहले सब निगेटिव में ही दिख रहे हैं। पिछले 4 क्वार्टर का आप देख लो, सब निगेटिव में है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र आ रहा है इनका फाइनेंशियल भी पिछले क्वार्टर का। अब देख लेते हैं कि इसमें क्यों बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इसका पास्ट ट्रेंड तो बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। मैंने आपको दिखाया पिछले 5 साल का ट्रेंड काफ़ी अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाला समय जो है ये इस स्टॉक के लिए क्यों अच्छा रहने वाला है वो देख लेते हैं। पहला जो मैंने आपको दिखाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रहा है, Q3 का अर्निंग बहुत ही अच्छा रहा है। उसका एक इम्पैक्ट आने वाला है इस शेयर के स्टॉक प्राइस पे। एंड अगर अर्निंग अच्छी हुई है, रेवेन्यू अगर पॉजिटिव में हुई है, तो वो उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख रहा है। सेकंड, जो पिछले क्वार्टर में इन्होंने 14.2 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं एयरटेल ने। एंड अगर उसके पिछले क्वार्टर की भी बात करें तो Q2 में इन्होंने 13.9 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। तो ये जो टेलीकॉम जो सेक्टर है वो सब्सक्राइबर का ही खेल है। इसमें आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड करते जाएंगे उतना ही आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आप देखिए बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस इन्होंने ऐड किया है। अगर इनके जो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की बात करें जो मार्केट में अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल 3 ही प्लेयर है मार्केट में, एयरटेल है, रिलायंस जियो है एंड वोडाफोन। जो इनके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर फिलहाल दिख रहे हैं वो है रिलायंस जियो। तो देखा जाए तो ये 2 एयरटेल एंड रिलायंस जियो में ही कंपटीशन है। वोडाफोन काफ़ी पीछे हो गई है। इनफैक्ट वोडाफोन के कई सारे सब्सक्राइबर जो हैं एयरटेल ने उनके खींच लिए हैं। तो देखा जाए तो जो मेन कॉम्पिटिटर रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो का अगर आप देखें तो पिछले क्वार्टर में उन्होंने 5.2 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किया था Q2 में, एंड Q3 में 7.3 मिलियन। तो आप अगर सब्सक्राइबर बेस की बात करें, अगर रिलायंस जियो की बात करें तो उससे भी देखिए काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ दिख रहा है एयरटेल का एज कम्पेयर टू रिलायंस जियो। काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बेस इन्होंने ऐड किया है। थर्ड पॉइंट है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अब सब्सक्राइबर ऐड होते हैं या सब्सक्राइबर जब होते हैं तो वो एक अमाउंट भी पे करते हैं कंपनी को, जिससे उनकी प्रॉफिट होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है, इनकम होती है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी जो है इनका 23% बढ़कर 166 रुपीज़ हो गई अगर पिछले 1 साल से कंपेयर किया जाए। और वो इसलिए भी कि इन्होंने थोड़ा सा अपना टैरिफ भी इंक्रीज किया है दिसंबर के क्वार्टर में, जिसका भी फ़ायदा इनको देखने को मिला है। इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, इसके कारण 23% इंक्रीज हुई है। तो इसका रेवेन्यू पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आगे भी आने वाले क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये Q3 का जो इम्पैक्ट है वो केवल दिसंबर के क्वार्टर का ही आया, दिसंबर में ही आया, बिकॉज दिसंबर में इन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज किया। बट अगर Q4 की बात करें तो ये दिसंबर के बाद ये तीनों महीने आ जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट आपको Q4 में अच्छा देखने को मिलेगा। अगला जो पॉइंट है 4G यूज़र जो इनका अकाउंट जो बेस हो गया सब्सक्राइबर का, वो पिछले साल जो 44% था वो अब 54% हो गई है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ये नए 4G में यूज़ कर रहे हैं। जनरली 2G 3G होती है, काफ़ी सारे जैसे रिलायंस भी देती है, जियो भी प्रोवाइड करती है, 4G प्रोवाइड करती है, 2G पे भी प्रोवाइड करती है। बट जितना आप ऊपर जाओगे 4G 5G पे तो उतना ही आपका जो है रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज होगा, बिकॉज उसके अनुसार आप टैरिफ चार्ज करोगे कस्टमर से। तो बिकॉज इनका जो सब्सक्राइबर बेस 4G में इंक्रीज हुआ है उसके कारण इनका रेवेन्यू भी इम्पैक्ट आया है। ये भी एक बहुत अच्छा बड़ा पॉइंट दिख रहा है। अगला पॉइंट जो है कि ये 5G ऑक्शन से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 5G की बात करें तो एयरटेल जो है वो रिलायंस जियो और वोडाफोन से कहीं आगे है 5G स्टार्ट करने में। इसने कई लोकेशन में 5G की टेस्टिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है, और टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली अगर कहा जाए तो काफ़ी वेल प्लेस्ड है। अगर कंपेयर किया जाए अगर रिलायंस जियो से, वोडाफोन तो अभी काफ़ी पीछे है, लेकिन जो इनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर रिलायंस जियो से वो मैं बोलूँगा काफ़ी वेल प्लेस्ड अगर कंपेयर किया जाए। ऑलरेडी इन्होंने क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ एक डील कर लिया टेक्नोलॉजिकल स्पेस में, और हैदराबाद में टेस्टिंग स्टार्ट भी कर दी है। जबकि अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो इसने कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है जो इनमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो इसका भी फ़ायदा मिलेगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकली वेल प्लेस्ड है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये एयरटेल को मिलने वाला है। बाकी बाद में जो कंपनी आएगी बाद में, लेकिन जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो मिलने वाला है एयरटेल को। अगला भी जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इनफैक्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने एक हाल ही में इनफैक्ट पिछले वीक ही अनाउंस किया है इन्होंने कि ये अपना एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ये लॉन्च इनफैक्ट कर चुका है इन्होंने, जिसके जरिए ये अपने 32 करोड़ जो सब्सक्राइबर बेस है मोबाइल एंड DTH जो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज के जरिए अपने क्लाइंट्स को ऐड पहुंचाएगी। ऑलरेडी इसने करीब करीब 100 ब्रांच की जो कैंपेन है वो लॉन्च कर दिया है, और उन ब्रांच में कौन कौन से बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे पेप्सी है, जोमेटो है, क्रेड है, टाटा AIG है। तो इन जो बड़े बड़े ब्रांच के ऑलरेडी इन्होंने कमर्शियल्स जो है एडवर्टीजमेंट है कस्टमर को पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव है एयरटेल की, अगर देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका फ़ायदा कंपनी के बिजनेस को पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो दोस्तों ये सब जो कुछ पॉजिटिव्स हैं भारतीय एयरटेल से रिलेटेड, जिससे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफ़ी बुलिश होने वाली है। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया, टाटा मोटर्स और एयरटेल, दोनों में बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिख रहा है इनके फाइनेंशियल्स और बिजनेस स्ट्रैटेजी के कारण। तो ऐसा लगता है कि अब इनको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने का टाइम आ गया है, और हमें हर डिप को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जब कोई स्टॉक नीचे आती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, तो हमें इसको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। बिकॉज अगर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, तो कितने दिन तक वो नीचे आएगी, और क्या ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा ऊपर ही जाते जाएगी, तो वो ऊपर नीचे का खेल लगा ही रहेगा। तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हर एक डिप को आप अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन दो स्टॉक के बारे में कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, लेकिन पहले अपना खुद का भी रिसर्च कर लीजिएगा, या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके हैं तो उनसे भी सलाह ले लीजिएगा, तभी आप इसमें कोई भी डिसीजन लीजिएगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, और अपना फीडबैक भी आप जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।